से हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और यहाँ पे देखिए, मैं मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आई हूँ। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिया है चैनल पे। जो यूथ प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है उसके हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा भोज प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। निम्न में से कौन सा भोज प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है पूछ रहा है। तो दूध, अंडा, मटन, दाल। तो इसमें कौन सा होगा? तो जैसे कि अंडा होगा। ठीक है, अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण प्रोटीन सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। क्या है? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा होगा? तो सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज। ठीक है, तो सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप ग्लूकोज है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज भी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है कौन सा है? लियोलिनिक अम्ल, लियोलिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है? आर्किडोनिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किडोनिक अम्ल राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है? तो कौन से बजट का उद्देश्य होता है बताइए आप लोग। तो ये होता है जेंडर बजटिंग का उद्देश्य। ठीक है, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना जेंडर बजटिंग का उद्देश्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है क्या है? तो बताइए धर्म। तो कौन सा? परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है बताइए, आंसर कीजिए। तो ये है धर्म, प्रजा एवं रति है। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म, प्रजा एवं रति। ठीक है, अगला सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? सेवा विवाह। आंसर कीजिए जल्दी से। सेवा विवाह में भावी दूल्हा दुल्हन के घर पर सेवा करके वधु मूल्य चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है। यह विवाह गोंड, बिरहोर तथा बैगा जनजाति में विशेष रूप से पाया जाता है। गोंड, बिरहोर और बैगा जनजाति में। ठीक, तो यहाँ पे बिरहोर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोरोरेट विवाह है क्या है? तो सोरोरेट विवाह क्या है बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो यह मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट यानी कि साली से, जब किसी की पत्नी मर जाती है तो मतलब विधुर यानी कि जो जिसकी पत्नी मरती है वो अपनी साली से विवाह कर लेता है, वही सोरोरेट विवाह होता है। मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह सोरोरेट विवाह कहलाता है। और जबकि मृत पति के भाई तथा विधवा स्त्री के बीच विवाह को लेवीरेट देवर विवाह कहा जाता है। मृत पति के भाई यानी कि जब किसी का पति मर जाता है तो उसके भाई से शादी करे तो यानी कि देवर विवाह को लेवीरेट विवाह कहा जाता है। ठीक है, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं पुनर्रचित परिवार कहलाता है। पुनर्रचित परिवार। ठीक, पुनर्रचित परिवार कहलाता है। इस
इस पारिवारिक विकल्प को सौतेला परिवार भी कहा जाता है। ठीक, पुनर्रचित या सौतेला परिवार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? तो किसने दिया है? तो ये नातेदारी प्रथा को, तो ये इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया। इरावती नातेदारी व्यवस्था को पर्याप्त योगदान दिया इरावती कर्वे जी ने। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी जाती है। अधिकतम 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए प्रदान की जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण का उपबंध किया गया है। ठीक है, 1995 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण का उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम जो है 1926 में पारित हुआ। यह अधिनियम सिविल या आपराधिक कार्य के विरुद्ध कई मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, तो 1926 में पारित हुआ। अगला, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? तो एक समाज विशेष में 1000 प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। ठीक है, प्रजननता, यानी इसमें प्रजननता दर लिखा, यही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? बताइए, आंसर कीजिए। तो इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वारेन ने किया। ठीक है, वारेन ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम वारेन एस थॉमसन 1929 में, और बाद में इसके सैद्धांतिक रूप से विकसित करने का श्रेय फ्रैंक डब्ल्यू नोस्टीन 1945 को जाता। बाद में सीपी ब्लेकर, क्लार्क हैगेट आदि ने भी इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज की जनसंख्या वृद्धि को 4 चरणों में, उच्च प्रजननता दर, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता दर तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, से गुजरना पड़ता। कॉलिन क्लार्क ने पूर्व परिकल्पित 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक 5वीं अवस्था ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था की भी परिकल्पना की है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 5 स्तरों से गुजरता है। ठीक, 5 स्तरों से। तो जैसे कि 5 उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था, इसे जनसंख्या की अस्थिर अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर में घटती मृत्यु दर की अवस्था, इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति से संबंधित अवस्था, इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से। जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था, चौथी जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था, और 5वीं इस अवस्था में न्यूनतम मृत्यु दर, जबकि पारिवारिक संस्थाओं में विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम होती है। ठीक, तो इस प्रकार होगा, 5 स्तरों से गुजरती है। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर और मातृ दर को घटाना है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक ग्रामीण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। 2005 को, ठीक, 5 को शुरू की गई। इसका प्रमुख लक्ष्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। ठीक है,
तो इसमें कौन सा ए, तो इसमें होंगे, देखिए आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो जैसे कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 64(4) में से ये बात कही गई है, ठीक है, कि आरक्षण से पिछले वर्गों को लाभ मिला, किंतु वर्ग का क्रीमी लेयर ही अधिकांश योजनाओं और आरक्षण के लाभों को ले रहा है, क्योंकि इससे जिस अभिजात वर्ग का जन्म हुआ वह अधिक जागरूक और सक्षम है, जो अपने ही जात के अन्य लोगों को लाभ से वंचित करता है। ठीक, तो कथन ए तथा तर्क आर दोनों सही एवं तर्क आर कथन की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था? तो आदर्श वाक्य कौन सा था? तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य आवर सेंसस आवर फ्यूचर उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में जनसंख्या दिवस की थीम 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है। तो वर्ष 2022 की थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती को अवैध घोषित किया गया, कब अवैध घोषित किया गया? सती को अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा को कब अवैध घोषित है? तो सती प्रथा को सन 1829 में अवैध घोषित किया गया। ठीक, सन 1829 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, पूछ रहा। ठीक, तो पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, तो डेप्रीवेशन इंडेक्स। ठीक, डेप्रीवेशन इंडेक्स ये पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये डेप्रीवेशन इंडेक्स किसी क्षेत्र में डेप्रीवेशन वंचना के स्तर का मापक है। ठीक, अगला ये गरीबी रेखा, ये तो है जीवन की मूल आवश्यकता, ये भी है। मटेरियल डेप्रीवेशन ये भी है। ठीक, ये डेप्रीवेशन इंडेक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, ये तो है। सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना, ये भी है। सामाजिक विद्वेष का विस्तार, ये नहीं है। सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना, ये है। तो इस प्रकार इसका ये नहीं होगा, सामाजिक विद्वेष का विस्तार ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? ठीक, कौन सा है? तो जैसे कि इसका कौन, उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, वर्ग, ये प्रगति होगा। ठीक, प्रगति होगा इसका। सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है, तो ये प्रगति देता है। ठीक है, तो प्रगति एक निश्चित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन है। प्रगति में मानव प्रसन्नता पर बल दिया जाता है, क्योंकि प्रगति जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। AC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है 6 प्रकारों में वर्गीकृत। AC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को 6 प्रकारों में बांटा है। शास्त्रीय पौराणिक परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, स्थानीय उप संस्कृत परंपरा, इनको इसमें किया है। ठीक है, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंडरी ने किस अवधारणा का उपयोग किया है, बताइए। निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंडरी ने किस
अवधारणा का उपयोग किया है, बताइए। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये अवस्थित निर्धनता होगा, अवस्थित निर्धनता। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो विनिमय की अपेक्षा उपयोग के लिए उत्पादन पर आधारित होती, जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु स्तर पर किया जाता है, जिसमें अधिशेष बचत लगभग न के बराबर होता है। जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था पूर्ण औद्योगिक और आदिम समाजों का एक प्रमुख लक्षण रहा है। अधिकांश विकास संस्थाएं तृतीय विश्व के देशों की गरीबी और अल्प विकास का प्रमुख कारक उनकी जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था को मानती। राउंडरी ने अपनी प्रसिद्ध अध्ययन में अवस्थित निर्धनता की अवधारणा का अनुप्रयोग किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? पूछ रहा है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। तो अपराध में वृद्धि ये तो है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ये भी है, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन ये भी है, शिक्षा का विकास ये नहीं होगा। ठीक है, तो मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव शिक्षा पर विकास नहीं पड़ता है। ज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा के प्रशासन तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती, शैक्षिक समाजशास्त्र के नाम से जानी जाती। इसमें समाज का अध्ययन शिक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? तो किरायाजीवी सट्टेबाज पदों का प्रयोग किसने किया? वी पेरेटो ने किया है। ठीक है, वी पेरेटो। इटली निवासी विल्फ्रेड पेरेटो मूल रूप से एक इंजीनियर थे, जो बाद में अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री बन गए। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया। सट्टेबाज वर्ग के लोगों की आय अनिश्चित होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस वर्ग के लोग अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाते हैं। इसके विपरीत किरायाजीवी वर्ग की आय निश्चित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो कौन कौन से प्रभाव हैं? तो लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का अविवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। ठीक, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टेलकार्ट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? तो सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टेलकार्ट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? तो तेज सुरक्षादार यांत्रिकी का नहीं किया गया है, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी, चिकित्सीय यांत्रिकी, इनका सबका किया गया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत टेलकार्ट पार्सन्स ने सुरक्षादार यांत्रिकी का उल्लेख नहीं किया है, सुरक्षादार यांत्रिकी का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, जबकि इन्होंने सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी और चिकित्सीय यांत्रिकी का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई है? तो निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई, किसने बताई है? तो ये बताई है जी मिर्डल ने। ठीक, जी मिर्डल ने। तो जैसे कि इनका नाम है गुरनाल मिर्डल ने बहुत ही चर्चित पुस्तक एशियन ड्रामा का लेखन कार्य किया। इन्होंने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाओं का उल्लेख किया था। ठीक है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? तो कितने? तो 12 संकेतकों पर जारी किया जाता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 संकेतकों, पोषण, स्कूली शिक्षा, स्कूल में नामांकन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है, बताइए।
तो ये समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इनमें से तीनों पक्षों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन को निम्न 3 तथ्यों में परिभाषित किया जाता है। सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति तथा कुछ व्यक्तियों के व्यवहार, विश्वासों और मूल्यों में परिवर्तन में ना होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज की सामाजिक संरचना को समूह के व्यवहार को एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया? तो ये 1961 में लागू किया गया था। ठीक, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम सन 1961 में लागू था। दहेज एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, सामाजिक समस्या। एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे। संख्या के साथ साथ एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे, संख्या के साथ साथ। तो ये आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में। ठीक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति। एक जाति प्रबल तब बनती जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे। इसके लिए संख्या के साथ साथ आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का होना भी जरूरी। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का होना जरूरी है। ठीक, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही हैं? ठीक है, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि। तो संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से होंगे? हाँ, तो संयुक्त परिवार के व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि। हाँ, ये तो होता। निर्धनता, सामान तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास सही। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव सही। इनमें से सभी, तो ये सभी होंगे। ठीक, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है, बताइए। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है, कौन सा है? तो एक, विवाह विच्छेद के कारणों का सरल होना, पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नियों न स्त्रियों का कामकाजी होना, एक दूसरे के कमियों को सार्वजनिक करना, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, यही है। ठीक, विवाह, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना है। मानव समाज का इतिहास परिवार का इतिहास है, क्योंकि मानव जीवन के प्रारंभ से ही परिवार का अस्तित्व है। परिवार मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह, समिति एवं संस्था। विश्व के सभी समाजों में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के निम्नलिखित कार्य हैं, बताइए कौन कौन से कार्य हैं? तो परिवार के निम्नलिखित कार्य हैं, तो इसमें कौन सा होगा? सुरक्षात्मक कार्य, भावात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य। सभी विकल्प सही हैं। ठीक, सभी विकल्प सही हैं। तो परिवार के कार्य में सभी विकल्प सही हैं, जैसे कि परिवार सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक है। परिवार में ही रहकर व्यक्ति को सुरक्षा मिलती, परिवार के द्वारा ही उसे नाम मिलता, परिवार में ही रहकर वह संस्कृति और रीति रिवाज सीखता, परिवार में ही रहकर व्यक्ति में भावनात्मकता आती है, वह परिवार के लोगों से लगाव खींचता, परिवार में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए आर्थिक कार्य करता है, परिवार में रहकर व्यक्ति अपने समाज के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में सीखता है। परिवार ही वह प्रथम पाठशाला जहां बालक सर्वप्रथम सीखना शुरू करता है। परिवार के लोगों के द्वारा बालक को उचित अनुचित सिखाया जाता है। परिवार के लोगों द्वारा बालकों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजा जाता है। परिवार शैक्षिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार शैक्षिक कार्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनल, रेटिनाल और
रेटिनल, रेटिनाल और रेटिनोइड एसिड होते हैं। बताइए किसके? तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये किसके होंगे? तो ये विटामिन ए के हैं। ठीक, रेटिनल, रेटिनाल और रेटिनोइड एसिड होते हैं विटामिन ए के। ठीक, विटामिन ए के सक्रिय रूप हैं। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनाल और रेटिनोइड एसिड होते हैं। ठीक है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ए डी ई के, वसा में ए डी ई के और जल में बी सी। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के, वसा में, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील और जल में घुलन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए डी ई के। तो ये ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। और यह पाया किसमें? गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? पूछ रहा है कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए वायरल जनित, तो इन्फ्लुएंजा ये वायरल जनित नहीं है। ठीक, और ये डेंगू, एड्स और रिंडरपेस्ट ये सभी वायरल जनित रोग हैं। ठीक है, विषाणु जनित वायरल रोग डेंगू, डेंगू, एड्स और रिंडरपेस्ट सभी है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। सॉरी इसमें नहीं होगा। हाँ, ये देखिए जो है विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? पूछ रहा। तो रिंडरपेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये जो है इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स ये सभी हैं। तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित, ये मनुष्यों में होते हैं और रिंडरपेस्ट जो है पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, डिप्थीरिया। तो जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। ठीक है, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु द्वारा यहाँ पे देख लेते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो जैसे टिटनेस जो होता है, टिटनेस जो होता है ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है। हेजा विब्रियो कालेरी जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया कोलियोबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। खसरा पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से तथा छोटी चेचक वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति का अर्थ है, प्रगति का अर्थ है क्या है बताइए? तो एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, यही प्रगति का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रगति को 3 प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक रेखी प्रगति, चक्रीय प्रगति, टेढ़ी मेढ़ी प्रगति। एक रेखी, चक्रीय, टेढ़ी मेढ़ी प्रगति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं में लड़ने से कौन सी प्रोटीन सहायता करती है बताइए? तो लड़ने से कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? तो कौन सी होगी इसमें? ये होगी ग्लोब्यूलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है, काली खांसी को पर्टूसिस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली खांसी कोकर खांसी का मूल कारण विशेष प्रकार का
बोर्डटेला प्रोड्यूसिस नामक बैक्टीरिया जो खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। काली खांसी फेफड़े और वायु मार्ग का एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय किसका संकेत है? बताइए जल्दी से। तो किसका संकेत है? ये गर्भाशय का टूटना का संकेत है। ठीक, गर्भाशय का तो प्रसव के तीसरे चरण तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय के टूटने का संकेत तीसरा चरण है प्रसव का। गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताएं जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। तो ये क्या? इक्टोपिक गर्भावस्था उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्टोपिक गर्भावस्था। तो इक्टोपिक गर्भावस्था का स्थानिक गर्भावस्था का वह प्रकार जिसमें भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित किया जाता है और ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा करता है। ऐसी गर्भावस्था में शुक्राणु द्वारा निषेचन होने के बाद युग्मनज वहीं पर प्रत्यारोपित होने लगता है। गर्भाशय में रोपण ना होने के कारण ये फैलोपियन ट्यूब में ही प्रत्यारोपित होता है, जिसके कारण आसपास के अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, पहुंच सकता है और इसके कारण होने वाले खून के रिसाव से भी जान भी जा सकती है। रिसाव से जान भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स बन जाता है। बताइए। तो फोसा ओवेल्स बन जाता है तो इसमें कौन सा होगा? तो अंडाकार रंध्र होगा। ठीक, तो अंडाकार रंध्र जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स में परिवर्तित हो जाता है। फोसा ओवेल्स हृदय में दाएं एट्रियम में स्थित गड्ढा या खांच जो दोनों एट्रियम के मध्य से झिल्लीनुमा दीवार के स्तर पर होता है। ठीक है, हेलो, नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप?